सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बजट का लेक्चर, जिसमें हम रिवाइज़ कर रहे हैं बजट को, यूनियन बजट 2021-22 को इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। तो इसमें हम जितने भी पीआईबी के इन्फोग्राफिक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे मेन पॉइंट्स थे बजट 2021-22 के। तो सबसे पहले वैक्सीन्स की बात करें अगर, तो वैक्सीन्स में क्या प्रोविज़न आया था कि 35,000 करोड़ का वैक्सीन कोविड-19 का वैक्सीन रोल आउट होगा, है ना। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो इंडिया में ही बना है, जिससे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50,000 चाइल्ड डेथ्स एनुअली हम हटा पाएंगे, बचा पाएंगे, है ना। और कोविड के आते आते, तो कोविड जब आया तो इंडिया ने अपना हेल्थ बजट कितना बढ़ा दिया, 137% का। तो ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है इसमें कि इन अ रीसेंट बजट, इन द रीसेंट यूनियन बजट, द बजट टू द हेल्थ हैज़ इंक्रीज बाय 137%। तो जनरली क्या होता है, ऐसे जब नंबर्स आते हैं ना, तो हमको लगता है कि गलत है, बट ये आपको ज़्यादा फोकस करना है कि 137% से बजट में बढ़ा है। हेल्थ का जो बजट है, हेल्थ का जो एलोकेशन है बजट में, वो 137% से बढ़ा है। ठीक है, आते हैं फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीज़ें आई हैं कि हम 1,000 करोड़ का पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे और इसको हम बढ़ाएंगे। बस ट्रांसपोर्ट को क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो, एक तो पब्लिक बस, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो इन्वायरमेंट बचता है ना, हमारा पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, और ऊपर से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ लाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी लाते हैं, है ना, मोबिलिटी बढ़ाते हैं हम अर्बन सिटीजन्स की। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलता है। तो अगर जैसे ये सारे पॉइंट्स हमको मेंस में भी काम आएंगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाने से क्या क्या हो सकता है। तो आप क्या क्या लिखोगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, इकॉनमिक ग्रोथ फिर बूस्ट हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर काम करेगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, है ना। और उसके बाद मोबिलिटी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, फिर दो नई टेक्नोलॉजीज़ की बात हुई थी, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। क्या होती है मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, तो मैंने पिछले में भी बताया था, जो अभी दिल्ली में मेट्रो चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रो लाइट। और ये मेट्रो नियो क्या आती है, जो इसके रबर टायर्स होते हैं। जैसे बाहर के देशों में अगर आप कभी गए होगे, प्राग वगैरह या प्राग हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब में क्या होता है ना, रोड पे ही ट्रेन चलती हैं इस टाइप से। तो छोटे छोटे ट्रेन होते हैं, मतलब ट्रेन ऐसे स्लो स्पीड में चलते हैं, ऐसे तेज़ नहीं चलते मेट्रो टाइप। तो स्लो स्पीड में चलते हैं और इनके रबर टायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करता है ना, और काफ़ी सेफ़ भी होता है, क्योंकि बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे भी नहीं चलता है, नॉर्मल स्पीड में चलता है, बट काफ़ी सेफ़ रहता है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि हम इसको टीयर 2, टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में इसको रोल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये दो नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर और कौन सी मेट्रोज़ के बारे में बात की है, कहाँ कहाँ फंड्स देगी, कौन कौन से मेट्रो पे फोकस है, कोची मेट्रो पे, चेन्नई मेट्रो पे, ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो पे, उसके बाद नागपुर, नासिक, इन सब जगह मेट्रो को हम डेवलप करेंगे। अब इसमें जो ये एलोकेशन है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना पैसा एलोकेट हुआ है ना। मेन जैसे कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे ये 137%, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, है ना। बाकी ये सब एक एक स्कीम में कितना कितना पैसा गया, ये सब रटने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो, पूछ तो कुछ भी सकता है ना, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1,000 करोड़ का पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा दिया गया है। यहाँ पे 137% हेल्थ और हेल्थ एंड वेलबींग के लिए बजट में एलोकेशन है ना, हेल्थ बजट को। और न्यूमोकोकल वैक्सीन से 50,000 चाइल्ड्स का डेथ अवॉइड करने की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिवर्सल वाटर कवरेज की बात की गई, जल जीवन मिशन हम अर्बन लॉन्च करेंगे। ठीक है, ताकि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई हो पाए, यूनिवर्सल वाटर सप्लाई हम इंश्योर कर पाएँ और वाटर स्कैरसिटी को हटा पाएँ, है ना। तो ये 5 साल का इसमें बेसिकली टेन्योर है। ठीक है, और 2.8 लाख करोड़ का लगभग इसमें बजट दिया गया है। ठीक है, ये याद करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्किलिंग इंडिया, अगर हम अब हम क्या करेंगे, इंडिया को स्किल करने के लिए, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं और जो हमारी यूथ फोर्स है, उसको उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेते हैं तो उसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं ना। तो उसको हम उस वाले एक्ट को अमेंड करेंगे, और हम क्या करेंगे कि जो ये हमारी स्कीम चल रही है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, उसमें हम 3,000 करोड़ को इन्फ्यूज़ करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट, जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं और कॉलेजेस से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाएँ। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाएँ, उसके लिए इसको हम जो ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, उसका हम उसमें ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे। कितना पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, 3,000 करोड़ का। ठीक है, अब और क्या क्या किया गया है, यूएई के साथ पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, ताकि हम उस बेंचमार्क सेट कर पाएँ कि भाई क्या स्किल सर्टिफाई होगा, कैसे हम उसको एसेस करेंगे, कैसे हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। और फिर जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी, है ना, जब ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो जाएगी, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी तो हमारा मेन एम है ना।
तो एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक यूएई के साथ पार्टनरशिप है। दूसरी किसके साथ है, दूसरा कोलैबोरेशन किसके साथ है, जापान के साथ। तो जापान के साथ क्या किया गया है, ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ है जापान के साथ हम करेंगे, जिसमें हम जापानीज़ इंडस्ट्रियल और वोकेशनल स्किल्स को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यार ऐसे पूछ लेंगे, जो TITP उसका फुल फॉर्म देते हैं, ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। उसमें दे देंगे इंडिया एंड यूएई, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप से। अब देखो आपको कंफ्यूज कर देंगे यूएई देखे, क्योंकि आपको पता है स्किल इंडिया में यूएई के साथ भी कोई एग्रीमेंट हुआ है, यूएई के साथ भी हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो किसके बीच में है, वो इंडिया और जापान के बीच में है, ठीक है। समझ में आ गया, ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया और जापान के बीच में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बात की गई है कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को कुछ कुछ पैसा दिया गया है, ठीक है। ये याद करने की अगेन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम फोकस कौन कौन से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पे फोकस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जैसे नेशनल हाईवे इन तमिलनाडु है, उस पर हम फोकस करेंगे। और कौन कौन से कॉरिडोर्स इंक्लूडेड है उसमें, मदुरई कोल्लम कॉरिडोर एंड चित्तूर थत्तचूर कॉरिडोर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें ऐसे फिर से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मदुरई कोल्लम कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन दे देंगे। तो क्या ऑप्शन होगा, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने की किससे एसोसिएटेड है, मदुरई कोल्लम कॉरिडोर एंड चित्तूर थत्तचूर कॉरिडोर किससे रिलेटेड है, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। देखो इसमें ये याद नहीं करना है कि कितने किलोमीटर का बन रहा है। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नेशनल हमने इतना तो एलोकेट किया है, ठीक है, इतना पैसा एलोकेट किया है, बट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये जो कॉरिडोर्स हैं ये कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मदुरई कोल्लम कॉरिडोर एंड चित्तूर थत्तचूर कॉरिडोर किससे रिलेटेड है, तमिलनाडु से। दे वर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन रेफरेंस टू तमिलनाडु, ठीक है। फिर इतने किलोमीटर का जो भी है, 1000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे केरला में हम इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है, बनाने की बात हो रही है, जिसमें से इस पूरे में से 600 किलोमीटर जो सेक्शन है वो किसका होगा, मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर का, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर पे फोकस किया गया है, ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग है नेशनल हाईवेज वेस्ट बंगाल में, उसको अपग्रेड करेंगे। कौन से वाले को अपग्रेड करेंगे, कोलकाता सिलीगुड़ी रोड को, ठीक है। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड जो है उसको हम अपग्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आसाम में जो अभी नेशनल हाईवेज बन रहे हैं ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 1300 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज 1300 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज वो अगले 3 साल में आसाम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये बात की गई है। फिर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पीड रेडार्स लगाएंगे ताकि एक्सीडेंट्स को हम कम कर पाएँ, है ना, ताकि स्पीड लिमिट्स को इंश्योर कर पाएँ। साइन बोर्ड्स लगाएंगे, GPS इनेबल्ड रिकवरी वैन्स लगाएंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई चोरी वोरी हो जाती है या मतलब चोरी वगैरह हो जाती है या गुम हो जाती है कोई वैन, तो उसको हम लोकेट कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारे हम 4 और 6 नेशनल लेन जो 6 लेन हाईवेज हैं उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल रेल प्लान को हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। कब तक लॉन्च करने की बात हुई है, 2030 तक, ठीक है। फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को करेंगे, ठीक है, इंश्योर। उसके बाद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर को हम कमीशन करेंगे, कब तक, जून 2022 तक, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे ये पूछ सकता है कि अगर हम ये कर देंगे कमीशन तो उससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारी लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है वो डाउन हो जाएगी और जो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो पाएगी और इससे क्या हो सकता है, मेक इन इंडिया बूस्ट हो सकता है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं, ये सब दुनिया भर का काम इससे हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंश्योर्ड, ठीक है। तो इसमें ये दे देंगे कि इट विल हेल्प रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, इट विल हेल्प इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इट विल हेल्प बूस्ट GDP ग्रोथ, इस टाइप से दे देंगे, ठीक है। तो उसमें आप ऐसे मारोगे, ठीक है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे ब्रॉड गेज रूट्स का। ब्रॉड गेज रूट्स क्या होते हैं, जिसमें गेजेस के बीच में 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना, वो होते हैं ब्रॉड गेज रूट्स, है ना। गेज क्या होता है, वो जो पटरी होती है ना उसके बीच में डिस्टेंस होता है, उसको हम गेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगर 1 मीटर से बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ब्रॉड गेज, ठीक है। उसको हम कंप्लीट करेंगे कब तक, 2023 तक, ठीक है। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए क्या बात की गई है कि जो विस्टाडोम LHB कोचेज़ हैं, ठीक है, टूरिस्ट रूट्स पे उनको हम चलाएंगे। LHB क्या है, LHB कुछ नहीं, कंपनी है लिंक, क्या नाम है इसका, लिंक हॉफमैन बुश करके कंपनी है जो ये कोचेज़ बनाती है, ठीक है।
जो ये एस्थेटिकली डिज़ाइन कोचेज़ बनाती है, विस्टाडोम कोचेज़ बनाती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी रहती है, ठीक है। तो उसको हम टूरिस्ट रूट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाएंगे ताकि ट्रेन कोलिजन को हटाया जा सके, ठीक है। तो ट्रेन कोलिजन को हटाने की बात की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या था, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करने की बात की गई है। इसमें हम क्या करेंगे, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन में जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज, है ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज से हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। अ फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड वेरियस अल्टरनेटिव टू कंज्यूमर्स टू चूज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अभी जैसे आपके घर में जो बिजली आती है ना, उसमें अभी स्टेट वाले ही जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स हैं वही करते हैं ना, सप्लाई आपके जनरेट करते हैं स्टेट वाले, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी काफ़ी कम ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन बढ़ाने की बात की गई है। इसमें बोला गया है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे, और ताकि और कंपटीशन बढ़े और जो एंड यूज़र है उसके लिए रेट जस्टिफाई हो पाए, मतलब उसको रेट सही पड़े बिजली का, है ना। जैसे 5 रुपये पर यूनिट होता है रेट, या जितना भी आता है आपका रेट, है ना, उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ पाए, उसको कॉम्पिटिशन इंश्योर करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अलाउ करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर स्कीम है विल बी लॉन्च विद एन आउटले ऑफ ये इतने ओवर 5 ईयर्स। तो देखो लगभग लगभग 3 लाख करोड़ का जो ये क्या बोलते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, इसको रिवैम्प करके हम 3 लाख करोड़ का उसको आउटले देंगे, 5 साल के लिए हम लॉन्च करेंगे, ताकि जो डिस्कॉम्स हैं, है ना, अभी डिस्कॉम्स की पोजीशन बहुत बेकार है ना, ताकि उसको इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। जैसे वो अपनी स्कीम है ना, कौन सी, उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, वो भी इसी टाइप की स्कीम है ना। उसमें भी हम डिस्कॉम्स की पोजीशन को इम्प्रूव करने की, उनके लॉसेस को कम करने की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जनरल फैक्ट दिया हुआ है कि पिछले 6 साल में 139 गीगावाट्स हमने इंस्टॉल किया, कैपेसिटी 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बिछाई हैं, और 2.8 करोड़ हाउस होल्ड को हमने बिजली दी है, ठीक है। ये नॉर्मल फैक्ट है, ये आप मेंस में लिख सकते हो, मेंस में काम आ सकता है, प्रीलिम्स में तो क्या ही पूछेगा। ये थोड़ी पूछेगा कि पिछले 6 साल में हमने कितने गीगावाट ऑफ कैपेसिटी इंस्टॉल की है। पूछ तो कुछ भी सकता है, वैसे अगेन पूछ तो कुछ भी सकता है, बट चांसेस कम है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसीलिए इसमें बस आप एक नज़र डालो कि 5-6 साल में अराउंड 139 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है, 1.4 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल हुई है, ठीक है। और 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को बिजली मिली है, ठीक है। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या क्या आया है, इसमें नई स्कीम आई है जिसमें क्या करेंगे, हम इंडियन शिपिंग कंपनीज़ को सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। किसमें, जो ग्लोबल टेंडर्स आते हैं ना शिपिंग कंपनीज़ के लिए, जो मिनिस्ट्रीज़ और CPSEs जो हमारी गवर्नमेंट की PSUs हैं, ये लोग लॉन्च करती हैं, ठीक है। उसमें हम इंडियन शिपिंग कंपनीज़ जो है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सब्सिडी देंगे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम फ्लैगिंग ऑफ शिप कर सकते हैं। फ्लैगिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लैग का मतलब क्या होता है, कहीं आपने अगर अपना झंडा गाड़ दिया तो वो आपका हो जाता है ना। कोई कंट्री जब किसी को एक्वायर करती है तो वहाँ पे झंडा गाड़ देती है, इसका मतलब क्या होता है, वो टेरिटरी उसकी है ना। तो यही चीज़ अगर आप शिप पे करोगे, अगर शिप पे जाके झंडा गाड़ दोगे, फ्लैग कर दोगे, तो क्या है, वो फ्लैग आपका, मतलब वो वेसल आपका हो गया, ठीक है। फ्लैगिंग इन ऑफ का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी पे फ्लैग कर देते हो तो वो आपकी वेसल हो जाती है, ठीक है। फ्लैगिंग इन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ वेसल टू द नेशनल रजिस्ट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लैगिंग प्रमोट करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा, बेसिकली इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा शिप वेसल्स को प्रोक्योर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपनी अपनी नेशनल रजिस्ट्री में ऐड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके लिए लगभग लगभग 1500 करोड़ या 1600 करोड़ का ओवरले दिया गया है, 5 साल में इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा बजट में मांगा गया है, ठीक है। दिस विल इनेबल ग्रेटर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन सी फेयरर्स बिसाइड इनहेंसिंग इंडियन कंपनी शेयर इन ग्लोबल शिपिंग। तो इससे क्या क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इंडियन जो शिपिंग कंपनीज है उनका ग्लोबल जो शेयर है, जैसे अभी एक्सपोर्ट में जो हमारा शेयर है बहुत कम है, ठीक है। और जो हमारे शिप्स जाते हैं बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो वो शेयर जो क्या हो जाएगा, वो शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। वो शेयर बढ़ जाएगा, और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, ठीक है। जो सी फेयरर्स हैं, है ना, ऑब्वियसली आप ज़्यादा शिप्स लाओगे अपनी रजिस्ट्री में, तो आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करोगे, उनको चलाने के लिए, उनका मेंटेनेंस करने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। फिर रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। कैसे, देखो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये पॉइंट है कि इंडिया जो है उसने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट इनैक्ट किया है, और दूसरा इट हैज़ एक्सीडेड टू हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है। तो हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, आपसे पूछ लेंगे, हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन रिसेंटली मेंशन्ड इज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, पहला आ जाएगा रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, दूसरा आ जाएगा कुछ भी आ जाएगा, फ्लैगिंग ऑफ शिप्स, तीसरा आ जाएगा प्रोक्योरिंग ऑफ शिप्स, इस टाइप से दे देंगे। तो उसमें आंसर क्या होगा, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ मरीन शिप्स, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया।
तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड किससे है, इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल कन्वेंशन, सॉरी इट इज़ रिलेटेड टू रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। दूसरा आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि इसमें इंडिया इज़ अ पार्टी टू हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है, इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है, इसको रेटिफाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है विद रेफरेंस टू हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा इट इज़ रिलेटेड टू रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, दूसरा आ जाएगा इंडिया इज़ अ पार्टी टू शिप या इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू शिप, तो उस हिसाब से आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। एफर्ट्स विल बी मेड टू ब्रिंग मोर शिप्स टू इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड जापान, तो यूरोप एंड जापान से और शिप्स को हम लेके आएंगे, ठीक है। रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे फ्रॉम 4.5 लाइट डिस्प्लेसमेंट टन विल बी डबल बाय 2024, ठीक है। तो हम बेसिकली जो हमारा लाइट डिस्प्लेसमेंट टन क्या होता है बेसिकली कि जैसे शिप जब पानी में रहती है ना तो कितना वाटर डिस्प्लेस करती है विदाउट हैविंग फ्यूल और वो सब, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर शिप में कुछ भी नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई फ्यूल है, ना कोई कार्गो है, तो उस केस में मतलब एम्प्टी शिप बेसिकली कितना पानी को डिस्प्लेस करती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइट डिस्प्लेसमेंट टनेज। मतलब क्या है इसका कि भाई इस जो पूरा शिप है उसका वेट बेसिकली है कितना, इसको हमको रिसाइकलिंग करने में कितना वेट चाहिए होगा, तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड LDT, द वेट ऑफ अ शिप विदाउट एनी फ्यूल कार्गो सप्लाईज वाटर पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, ठीक है। तो एम्प्टी शिप का वेट कितना है, एम्प्टी शिप बेसिकली कितना पानी डिस्प्लेस करती है, इन शॉर्ट उसका वेट कितना है, दैट इज़ कॉल्ड लाइट डिस्प्लेसमेंट टन, ठीक है। तो ये इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए बताया है कि क्या मतलब होता है इसका, ताकि आप ये समझ पाओ कि ये किससे रिलेटेड है, रिसाइकलिंग से। क्योंकि देखो जब हम रिसाइकिल करेंगे तो एम्प्टी शिप को रिसाइकिल करेंगे है ना, उससे उसका वेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना उसमें, कि जब रिसाइकिल कर रहे हैं तो जैसे आप लोहा बेचते हो तो लोहा कैसे बिकता है, लोहा वेट के हिसाब से बिकता है ना, कि इतने केजीज लोहा है तो आपको इतना पैसा मिलेगा, वैसे ही शिप्स के लिए भी होता है ना, शिप्स के लिए भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो शिप्स के लिए भी वेट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए लाइट डिस्प्लेसमेंट जो टनेज है वो उसी के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, रिसाइकलिंग कैपेसिटी अपनी। तो हम रिसाइकलिंग कैपेसिटी को कितना कर देंगे, 4.5 मिलियन LDT कर देंगे बाय 2024। इससे क्या होगा, जब हम अपनी रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे अगेन ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो 1.5 लाख जॉब्स यूथ के लिए जनरेट होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात की गई है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में ये बताया गया कि उज्ज्वला स्कीम जो है वो 8 करोड़ बेनिफिशियरीज़ को उसने बेनिफिट दिया है, और आगे आने वाले साल में हम 1 करोड़ को और इंक्लूड करेंगे, ठीक है। गैस पाइपलाइन सेटअप करेंगे कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर, हम इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर अपॉइंट करेंगे या सेटअप करेंगे, ठीक है, ये बात की गई है। माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स के बारे में क्या क्या बात की गई है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ना, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी 32 स्टेट में, 32 स्टेट्स एंड यूटीज़ में है ना, और बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं उसको हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में रोल आउट कर देंगे। तो टोटल हमारे कितने अभी स्टेट्स और यूटीज़ हैं, 36, जिसमें से 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये 8 यूटीज़ जो हैं इनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है, ये 8 यूटीज़ के नाम क्या क्या हैं, ठीक है, ये आप बताओगे। नहीं मालूम है तो गूगल कर लेना और बताना, तभी याद रहेगा। न्यू पोर्टल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अनऑर्गेनाइज लेबर फोर्स, ठीक है, एक ऐसा नया पोर्टल बनाएंगे जिसमें इन माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर फोर्स का डेटा होगा पूरा, ठीक है, ताकि हम इनके इनकी टारगेट स्पेसिफिक स्कीम बना पाएँ, इनको टारगेट करके हम स्कीम्स बना पाएँ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड्स हैं, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि ये जो 4 लेबर कोड्स की बात हो रही है ये कौन कौन से लेबर कोड्स हैं ना। 44 लेबर कोड्स को मर्ज करके ये 4 बनाए गए थे ना, तो ये 4 कौन से हैं वो आप मेरे को बताओगे, ठीक है। सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग एंड ऑनलाइन रिटर्न्स टू रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन ऑन एम्प्लॉयर्स, ठीक है। सिंगल लाइसेंसिंग होगी, ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि कंप्लाइंस बर्डन को कम किया जा सके, ठीक है, ये सब बात की गई है। लेबर वेलफेयर के बारे में क्या क्या बात की गई है, तो लेबर वेलफेयर के बारे में ये बात की गई है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, जैसे पीएफ में होता है ना, पीएफ में आपका पैसा कटता है अगर आप जॉब करते होगे तो वो जो भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके ईपीएफ वगैरह में, वो अगर एम्प्लॉय लेट डिपॉजिट कर रहा है तो एम्प्लॉयर उसके पैसे काट नहीं सकता उस चीज़ में, ठीक है। या मान लो पैसे नहीं है उसके पास और वो नहीं दे पा रहा है महीने में, और या तो लेट दे रहा है, तो एम्प्लॉयर उसको पेनल्टी नहीं लगाएगा उस चीज़ में, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलीडे, जो स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलीडे है वो एक्सटेंड कर दी गई है 2022 तक, ठीक है। कैपिटल गेंस टैक्स जो है स्टार्टअप्स के लिए वो भी बढ़ा दिया गया है, उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। कैपिटल गेंस टैक्स एग्जेम्पशन क्या होता है, कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है पहले तो ये बताओ। जैसे मान लो आप कोई ज़मीन ले रहे हो, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ गई 2 साल बाद, ठीक है, तो इस पर जो आप कमाते हो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेंस, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्टअप्स के लिए इसको क्या किया गया है, इसको एग्जाम्प्ट किया गया है 2022 तक, ठीक है। ताकि ऐसा हो सकता है ना यार कि अभी कोविड आ गया है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बिजनेस से बाहर हो गए हैं ना, तो हो सकता है वो अपनी ज़मीन बेचकर उसको रीपे करें अपना पैसा जो उन्होंने लिया हुआ है, तो ये जो ज़मीन का इवैल्यूएशन बढ़ जाएगा या जो भी है,
इस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस चीज़ पर, ठीक है। अब इनोवेशन एंड R&D के लिए क्या बात की गई है कि हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे इनोवेशन एंड R&D के लिए, साइंस को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या लेंगे। तो सबसे पहले तो गगनयान मिशन, इसमें तो यार ग्रीन वाला पेन लाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले गगनयान मिशन जो है उसको हम लॉन्च करेंगे 2022 तक। उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जा रहा है। कहाँ पे? जेनरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स रशिया में, ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ दिया गया ताकि ओवरऑल रिसर्च जो है इकोसिस्टम में वो बढ़ा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च में जा पाएँ, ठीक है। डीप ओशन मिशन लॉन्च होगा। डीप ओशन मिशन के लिए 4,000 करोड़ का पैसा दिया गया है। डीप ओशन मिशन में हम क्या करने वाले हैं कि जो सी बेड होता है हमारा, है ना, जो सी बेड होता है उसमें जाके जो वहाँ पे मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और नीचे जो सी है उसकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हम स्टेप्स लेंगे, ठीक है। ये है डीप ओशन मिशन। फिर जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो हमारी PSU है स्पेस सेक्टर में, ठीक है, वो PSLV C551 लॉन्च करेगी, जिसमें अमेजोन और ब्राज़ील के सैटेलाइट्स होंगे और थोड़े इंडियन सैटेलाइट्स भी लॉन्च होंगे उसमें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को हम एक्सपैंड करेंगे टू 7,400 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट 200 लगभग अराउंड 200 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इसमें क्या हो चुके हैं, इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? इनके लिए फंडिंग दोनों से आएगी, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंक्स वगैरह हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इनको फंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं? उसके लिए 3 स्टेप्स लिए गए हैं। पहला क्या है, इसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेंगे जिसको हम 20,000 करोड़ का कैपिटल देंगे इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, इनको फंड करेंगे, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। फिर हम एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे। उसके लिए हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात की जा रही है कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को रोल आउट करेंगे। और इसके लिए ऑलरेडी क्या मेजर लिया गया कि NHAI और जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसने इनवाइट जो है, इनवाइट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप उसके यूनिट्स लेते हो, है ना, और आपका पैसा आगे शेयर्स में इन्वेस्ट होता है ना, और इसके लिए आपका एक फंड मैनेजर होता है। तो उसी टाइप का क्या होता है, इसी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है, आप यूनिट्स लेते हो उसके, और आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में इन्वेस्ट हो गया, है ना, तो जो रेंट्स इनकम आता है वो आपको मिलता है, ठीक है। तो ये होता है इनवाइट, ठीक है। उसमें NHAI ने एक स्पॉन्सर किया है, NHAI और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक इनवाइट को क्या किया है, स्पॉन्सर किया है, ठीक है। रेलवेज टू मोनेटाइज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एसेट, जो रेलवेज़ के फ्राइट कॉरिडोर्स हैं, जैसे हम बात कर रहे थे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इनको ये मोनेटाइज करेगा, इनसे ये पैसा लाएगा इनके ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और कमीशनिंग से, ठीक है। आउटसोर्स कर सकता है, किसी को मान लो कुछ रॉ मटेरियल भेजना है एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है, तो उसको वो अलाउ करेगा, प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ करेगा, और क्या करेगा, उससे पैसा लेगा उनसे, ठीक है। ये हो गया। द नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स विल बी मोनेटाइज फॉर ऑपरेशन। तो जैसे अभी लखनऊ एयरपोर्ट को मोनेटाइज कर दिया, अडानी के अंदर आ गया वो, है ना, तो ऐसे ही बाकी एयरपोर्ट्स को भी, और ज़्यादा एयरपोर्ट्स को हम मोनेटाइज करेंगे, ठीक है। शार्प इंक्रीज इन द कैपिटल बजट काफ़ी बड़ा है। क्या मतलब है इसका? कि हम कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। सरकार का फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, जो कि फोकस अच्छा है। दिस इज़ अ गुड स्टेप, ठीक है, कि कैपिटल बजट में हमने ज़्यादा क्या दिया है, हमने कैपिटल बजट में ज़्यादा पैसा एलोकेट किया है। समझ में आ गया? कितना परसेंट बढ़ा है ये पूछ सकता है। कितना परसेंट बढ़ा है? 34.5% ऐड हुआ है। जो पिछले साल के कंपैरिजन में, एस्टीमेट्स के कंपैरिजन में कैपिटल बजट कितना बढ़ा है? 34.5% इंक्रीज़ आया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।